तो हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 में 2023 में पूछा गया उसका क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम लोग देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है तो उसको हम लोग देखेंगे। जो सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा आपका HCl के साथ, तो कुछ गैस आपका रिलीज करेगा, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका वही उसका फिगर को देखेंगे किस तरह से बबल्स उसका क्रिएट होता है। फिर उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया, उसका कलर के बारे में पूछा गया और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया। उसके बाद एक आपका ऑर्गेनिक एसिड है जो पाया जाता है किसमें, वो पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका एक केमिकल सॉरी ये मेटल्स नॉन मेटल्स का है चैप्टर। ठीक है आपका, अच्छा ये आपका एसिड बेस का चैप्टर का क्वेश्चन है, अल्कली के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका एक परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से रिमूव किया जाता है बाय केमिकल प्रोसेस, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का जो Cl2 का फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जो डाई एटॉमिक होता है। ठीक है, उसके बाद एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से इवापोरेशन कोज करता है, कि कौन ट्रांसपायरेशन गैस होता है। उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोमेटा से है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका उसका फिगर को देखेंगे, टर्जिड और फ्लैसिड क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेल, आपका जो प्लांट्स में जो सेल पाया जाता है उसका कुछ मतलब डिफाइनेट जो सेल होते हैं जिसका कुछ काम होता है। ठीक है, जिसको हेल्प करता है, साइटोकाइनिन जैसे ये हो गया ना। तो ये सब हम देखेंगे, मतलब हार्मोन के बारे में देखेंगे एक्चुअली। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, वर्क क्या होता है उसका। उसके बाद एक न्यूमेरिकल को देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसका क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एसर्शन और रीजन से 3 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ये लेक्चर जो होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ हाँ ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, व्हेन सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मतलब यहाँ पर आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, प्लस आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। डाइल्यूट मतलब क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन का जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको पता है, मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाई कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन साथ में सॉल्ट और वाटर बनाता है, और साथ में आपका CO2 गैस रिलीज करता है। ये किसका मतलब कौन सा केमिकल रिएक्शन, कौन सा चैप्टर से, एसिड बेस से। जब मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, बाई मतलब कुछ नहीं होता, बाई मतलब डरना नहीं, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। जब ये आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या फॉर्म करता है, CO2 गैस रिलीज करता है, साथ में सॉल्ट और वाटर करता है। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बनाएगा आपका, Na प्लस है, HCl माइनस है, ये प्लस है, ये सी, तो आपका क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ये तो आपको पता ही है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको सॉल्ट और वाटर बनता है, साथ में एक गैस रिलीज करता है वो CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। इसी को हम लोग जानना था, क्या बोलते हैं यहाँ पर, गैस, द गैस इवॉल्व। कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो कौन सा गैस होगा, CO2 गैस होगा। आपको कहीं ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं, हाँ CO2 गैस होगा। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाँ लाइम वाटर को मिल्की करता है। कार इट बर्न्स ऑफ बर्निंग मैच स्टिक विथ पॉप साउंड, नहीं, ये तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, C नंबर होगा। क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की करता है। समझ में आ गया आपको। वही चीज़ आपका, जैसे आपको एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, उसी तरह आपका यहाँ पर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका मेटल कार्बोनेट भी रहता तो आपका यही चीज़ रिलीज करता। ठीक है, इसमें क्या बनता है, NaCl बनता प्लस CO2 बनता और H2O बनता। ठीक है, इस ये भी बनता, बट यहाँ पर मेटल कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट, दोनों का प्रॉपर्टी सेम दिखाता है, किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद हम इमेज को देखते, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उसमें साथ HCl मिला के तो CO2 गैस रिलीज करा, H2O और NaCl। ये आपका HCl है जो डाइल्यूट है, देखो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो किस फॉर्म में पाया जाता है, आपका सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोला जाता है, आपको पता ही होगा। और साथ में देखिए इसमें जब मिलाया जा रहा है तो कौन सा जो इवरवेशन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है आपको, आपका CO2 का दिख रहा है। किसका दिख रहा है, CO2 का। ठीक है, आ गया समझ में, ये CO2 का बबल्स जो आपका जो दिख रहा है ये में, और ये किस कलर का हो रहा है आपका, मिल्की कलर का। देखिए मिल्की कलर का है ना, मिल्की कलर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। When aqueous solution of potassium iodide, lead nitrate and mix are insoluble substance separate out, तो द केमिकल इक्वेशन इन द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, जब आपका पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पोटेशियम आयोडाइड मतलब क्या होता है, Ki रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3। ठीक है, NO3।
तो आपको पता है पीबी का जो वैलेंसी होता है ये आपका +2 भी दिखाता है और आपका पीबी किस क्या दिखाता है +2 और +4 दोनों दिखाता है +4। ठीक है, तो हम लोग इस केस में +2 लेंगे। आपको पता है कुछ एलिमेंट जो होता है वो आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, जैसे आयरन हो गया आपका Fe क्या दिखाता है, Fe दिखाता है आपका +2 और +3 दिखाता है। कॉपर क्या दिखाता है Cu भी आपको +1 और +2 दिखाता है। उसके बाद आपका क्या होता है लेड यानी कि Pb भी आपको क्या दिखाता है +2 और +4 दिखाता है। और आपका Sn यानी कि टीन स्टेनस वो क्या दिखाता है आपको +2 एंड +4 दिखाता है। उसके बाद आपका Ag मर्क्यूरिक या मर्क्यूरी वो क्या +1 और +2 दिखाता है। इस यहाँ पर एक्चुअली आपका आप बोलेंगे सर यहाँ 4 क्यों नहीं आया, तो 4 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर Pb आपका इसका वेरिएबल बैलेंस होता है, ये 2 भी शो करता है और +4 भी शो करता है। और जब ये नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, ये क्रिस क्रॉस होता है, ये 2 वाला ये इसको एक्सेप्ट करता है और ये क्या बनाता है PbNO3 तो ये बन गया आपका PbNO3 और +Ki तो आपको कहीं दिख रहा Ki और PbNO3, हाँ ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर आपका सब स्क्रिप्ट में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहाँ पर 2 है नहीं नाइट्रेट के साथ, यहाँ पर हाँ यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, फिर दोनों में दोनों का रिएक्शन सेम है बट इसका जो आपका कॉफिशिएंट है चेंज है क्योंकि ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो कौन सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हम लोग मेटल को देखते हैं, मेटल में कौन सा पहले पोटेशियम है, इधर आपका पोटेशियम 2 गो है तो यहाँ पर 2 गो पोटेशियम चलिए ठीक है। उसका नॉन मेटल फिर से एक मेटल है पीबी यहाँ पर 1 है और पीबी यहाँ पर हाँ ये भी ठीक हो गया। उसका नॉन मेटल में नाइट्रोजन यहाँ पर कितना 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 है। ठीक है, हो गया। इसमें ऑक्सीजन फिर देखेंगे, हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन कितना 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दूने 6 है। ठीक है, और I2 आपका देखिए फिर आयोडाइड ये भी नॉन मेटल था, इसको छूट गया। ठीक है, आयोडीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो उसको आयोडाइड बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब ये वाला आपका प्रूव हो गया। मतलब क्या ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस के साथ ये आपका सही आपका केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो क्या ये एकदम आपका सही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाला बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैलेंस नहीं था, कोफिशिएंट अलग अलग है यानी कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में ए मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग वाइट फ्लेम। आपका एक मेटल लिया गया एक्स, वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम बनाता है। ठीक है, वो आपका फॉर्मिंग अ वाइट एस और एक उसके साथ एक कंपाउंड बनाता है जो वाइट एस होता है, मतलब उसका कलर जो होता है एस का वो वाइट होता है। करेक्ट डिस्क्रिप्शन एक्स और वाई को पहचान। तो एक्स आपको कौन सा मेटल है आपको पता है, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये क्या बनाता है एस बनाता है, मतलब राख बनाता है। किस कलर का राख होता है, ये वाइट कलर का राख होता है। आपको दिख ही रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है ना आपको। दूसरा पेन अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा पेन से येलो अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए ये आपको पूरा दिख रहा है, देखिए पूरा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये येलो कलर, येलो से उस अगर रेड हम ले लेते हैं इसको, ठीक है, अगर रेड ले लेते हैं देखिए ये वाला पूरा वाइट कलर का, किस कलर का वाइट कलर का विथ डेजलिंग साइन। डेजलिंग मतलब क्या होता है चमकता हुआ। ठीक है, डेजलिंग कर रहा है मतलब साइन कर रहा है ये कलर। तो ये कौन सा है आपका, ये मैग्नीशियम रिबन है। क्या है मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है आपको Mg का, ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, तो क्या बन रहा है मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये किस तरह का आपका क्या वाई कंपाउंड क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक्स हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू है जो एक्स पूछा था और वाई पूछा था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ में क्या हो रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या कॉम्बिनेशन है क्योंकि 2 चीज़ ऐड हो रहा है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बना रहा है जो कंपाउंड का फॉर्म में, वो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये किस तरह का कंपाउंड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसका ये प्रैक्टिकल भी देख लीजिए, इसको हीट किया जा रहा है बर्न किया जा रहा है तो इसमें जो साइन आ रहा है आपका व्हाइट फ्लेम का आ रहा है, किसका आ रहा है व्हाइट फ्लेम का, और साथ में एस बना रहा है व्हाइट कलर का। ठीक है, ठीक है, तो फिर से इसको अगर मिटा के आपको समझा दिखा दे तो देखिए व्हाइट कलर का पूरा दिख रहा है ये। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा आपको पता है 2 टाइप का एसिड होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो मतलब हम लोग के लिए उतना मतलब लॉस नहीं होता, वो अच्छा होता है। ठीक है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वो वीक एसिड होता है। कौन ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे HCl H2SO4 ये सब का इनऑर्गेनिक होता है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, फिर HNO3 हो गया, ये सब ऑर्गेनिक एसिड होता है। इनऑर्गेनिक होता है, क्या होता है इनऑर्गेनिक, ये सबको इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है, क्या होता है इनऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक एसिड होता है। बट हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड मतलब हम लोग जो खाते हैं टमाटो तो हम लोग खाते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? इनऑर्गेनिक तो पाएगा नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए वहाँ पर कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है। टमाटो में कौन सा आपको पता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ इमेज दिए गए हैं आपको एनसीईआरटी में, वो हम मतलब एनसीईआरटी में बताया गया, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे आप लोग सिट्रिक एसिड कहाँ पाया? लेमन में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड आपको पता है इमली में पाया जाता है। ठीक है, टार्टिक एसिड आपको किस में पाया जाता है? क्रैप्स में पाया जाता है। एसिटिक एसिड आपको पता है, ये फिगर गलत है, यहाँ पर टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होना चाहिए था। इस टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत है। एसिटिक एसिड कहाँ होता है? विनेगर में होता है। कहाँ पे होता है? विनेगर में। ठीक है, ये विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में होता है, आपको एस्कॉर्बिक विटामिन सी वाला, ये भी गलत है। हाँ बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड फ्रूट्स में पाया जाता है, ऐसा ये नहीं है। ठीक है, फ्रूट्स में पाया जाता है स्कॉर्बिक एसिड, जो खट्टे फूल हो। और मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ये भी सही है। तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या पूछा था? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब हम अगर इसको अगर इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसको ये कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? टमाटो में, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, मिथेनोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड आपका जो चींटी का डंक होता है, यानी कि आपका जो स्टिंग होता है मतलब एंड का, उसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। आपका नेटल विंग्स में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिल्क में। ठीक है, मिल्क में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड तो बता दिए टमाटर में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर। ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, जो हम लोग फूड डेली फूड्स जो हम लोग खाते हैं उसमें पाया जाता है ये सभी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए टर्म इज अल्कली वाइट फेरिक ऑक्साइड नॉन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्यों अल्कली बोला जाता है? क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है, यानी कि ये सॉल्युबल होता है 100%। ठीक है, ये 100% सॉल्युबल होता है, और साथ में ये सॉल्युबल होने के कारण इसका एक अलग से नाम दे दिए, इसको बोलते हैं अल्कली। क्या बोला जाता है? अल्कली। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? अल्कली। तो बट फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है FeOH का होल 3, ये आपका सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया, ये जो आपका NOH होता है वो क्या होता है? आपका सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको अल्कली बोला जाता है। कुछ और एग्जांपल अगर हम लोग सॉल्युबल का ले लेते, अगर कुछ एग्जांपल और ले लेते, जैसे NOAOH, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो होता है ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल। ठीक है, ये सॉल्युबल होता है। और जो आपका दो और एग्जांपल, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है, मतलब उतना सॉल्युबल नहीं होता, 100% सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। क्या होता है? स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन कौन सा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ स्ट्रॉन्ग बेस तो, बट फेरिक ऑक्साइड वीक बेस नहीं, ये गलत है। ठीक है, सोडियम मतलब अल्कली के रिस्पेक्ट में ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस विच इज सॉल्युबल इन वाइल फेरिक ऑक्साइड इज ऑल्सो बेस बट इज नॉट। हाँ ये सही है, क्योंकि वो दोनों बेस है, बट सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है? आपका सॉल्युबल होता है, और आपका फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस वाइल फेरिक स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं, एसिड तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, तो उसको फिर एसिड क्यों बताया जा रहा है? फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन वाटर कंप्लीट है नहीं, सोडियम इसका हाई नहीं होता है, ये आपका सॉल्युबल ही नहीं होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। आपको पता है हार्डनेस ऑफ वाटर भी टू टाइप्स होता है, एक आपका परमानेंट होता है, एक टेम्पररी होता है। टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता है? आपका उसमें बाइकार्बोनेट पाया जाता है, किसका? आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग नॉर्मली हीट करने से वो आपका जो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। बट इस केस में क्या पूछा? परमानेंट हार्डनेस, मतलब परमानेंट हार्डनेस को अगर रिमूव करना है तो इस पर आपको क्लोराइड और सल्फेट पाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सोडियम आपका यूज़ करते हैं, क्या? सोडियम कार्बोनेट मतलब ये। ठीक है, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते हम लोग, वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं, ये वाला डेकाहाइड्रेट, ये आपका क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका हम लोग यूज करते हैं Na2CO3 का। ठीक है, इस टू 10H2 डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका यूज किया जाता है, किसको? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये परमानेंट हार्डनेस से रिमूव होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या करता है? आपका केमिकली रिएक्ट करता है और साथ में आपका CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक, उसके बाद क्या आपका द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। आपको पता है क्लोरीन जो होता है आपका डाई एटॉमिक होता है, क्या होता है? डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है Cl2, तो Cl दो Cl के साथ जुड़ता है। तो किस तरह से? आपको पता है Cl का जो आपका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है, 7 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन, फिर Cl 1 2 3 4 5 6 7
ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो ये एक यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो कहीं आपको इस तरह का दिख रहा है, देखिए सी नंबर में दिख रहा है, इसके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास पहले से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अपना ऑक्टेट को पा लेगा, ठीक है, अपना ऑक्टेट को ये कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये तो समझ में आ गया, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर करता है, वो अपने ही सेम एलिमेंट से कर लेता है, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, डायटोमिक फॉर्म में, ठीक है। इसलिए Cl2 क्या होता है, डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। क्लोरीन हो गया आपका, 7 इलेक्ट्रॉन पा लिया, दोनों के बीच में डायटोमिक। अरे पता है आपको यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनता है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि हम म्यूचुअल शेयरिंग होता है, इस क्लोरीन इसको देता है, ये क्लोरीन इसको देता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ऑब्जर्व द फ्लोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। क्या ऑप्शन सही है इसमें, ये आपको डायग्राम दिख रहा है प्लांट का, जिसमें वाटर वेपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर इवापोरेट हो रहा है लीव्स के थ्रू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इवापोरेशन मेंटेन्स वाटर कंटेंट इन लीफ सेल्स, नहीं ये गलत है, ठीक है। इवापोरेशन मेंटेन वाटर कंटेंट इन लीफ सेल, नहीं, इवापोरेशन तो वाटर लॉस करता है, कंटेंट किस तरह से करता है। ट्रांसपायरेशन क्रिएट ए सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर, हाँ ये सही है। कैसे, ट्रांसपायरेशन अगर होता तो सक्शन फोर्स क्रिएट होता, जो पानी को क्या ऊपर की ओर खींचता, तब तो वो अपना जो डिफरेंट पार्ट्स होता है, जो प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है उसमें वाटर पहुंच पाता है, ताकि वो क्योंकि वो ट्रांसपायरेट हो जाए, मतलब ट्रांसपायरेशन हो जाता है वाटर का, और वाटर वहाँ पर ट्रांसपायरेट हो जाता है, तो आपका यहाँ हमने जो इसके सामने जो प्लांट्स का पार्ट्स उसमें वाटर का कमी हो जाता है, तब वहाँ पर क्या होता है, जो रूट से पानी ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। जो आपका कैसा डायरेक्शनल होता है, आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही है। एक्सक्रीशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ वेस्ट आउट ऑफ बॉडी, एक्सक्रीशन हेल्प इन एक्सक्रीटिंग आउट वेस्ट वाटर फ्रॉम द बॉडी, नहीं, वाटर का एक्सक्रीट थोड़ी होता है वेस्ट के फॉर्म में। ट्रांसलोकेशन हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू, नहीं, ट्रांसपोर्ट लोकेशन क्या होता है आपका क्या होता है, मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू, हाँ, ट्रांसलोकेशन आपका क्या होता है, फूड का होता है, जहाँ से फूड नहीं बनता वहाँ तक फूड को पहुँचाता है आपको, जहाँ से फूड बनता है, जहाँ फूड नहीं बनता वहाँ तक पहुँचाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए द डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन विच इज़ द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट स्लिप। यहाँ पर प्लांट स्लिप्स के थ्रू क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा पानी। दिस प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंस बिकॉज इट क्रिएट अ सक्शन फोर्स दैट हेल्प फुल वाटर, मतलब ये क्या करता है, आपका सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, जो आपका पानी जो है आपका डाउन में था वो अपवर्ड आता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड आता है, जो किस डायरेक्शन की कौन सा डायरेक्शन करता है, वो यूनी डायरेक्शनल करता है। यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन होता है, पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, इसीलिए इसका एरो भी दिख रहा है आपको। ये कभी भी बाय डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि ऊपर गया तो फिर नीचे आएगा, ठीक है, ये आपका हमेशा ऊपर ही जाएगा, इसीलिए इसको यूनी डायरेक्शनल बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा चीज़ बता दो, एक्सक्रीशन अगर प्लांट्स की बात करते तो प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता। ये कैसे एक्सक्रीट करता है अपना वेस्टेज को, एक होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, वहाँ से जहाँ से गैसियस एक्सचेंज करता है। दूसरा आपका एक्सिस वाटर इज रिमूव थ्रू ट्रांसपायरेशन, मतलब थोड़ा बहुत अगर पानी एक्स्ट्रा है तो उसको वो लोग किसके थ्रू रिमूव करता है, बाय ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और उसके बाद बाय सीडिंग लिप्स मतलब क्या होता है, जो आपका लिप्स होता है वो आपका वहाँ से मतलब पत्ता जो होता है वहाँ से अलग हो जाता है, झड़ जाता है, ठीक है। तो उससे भी वो लोग उसको भी एक तरह का वेस्टेज ही माना जाता है, ठीक है। जो वेस्टेज हो जाता है उसको उस तरह से वो लोग रिमूव करता है, ठीक है। क्या क्या बताएं, पहला बताएं स्टोमेटा के थ्रू जो एक्स्ट्रा गैसियस होता है एक्सचेंज करता है, और एक्सेस वाटर को भी वो रिमूव करता है थ्रू ट्रांसपायरेशन, और तीसरा हो गया बाय सीडिंग लिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इज ड्यू टू, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा क्यों होता है, हाई प्रेशर गैसेस इनसाइड दिस, नहीं, हाई प्रेशर ये आपका परफेक्ट आंसर नहीं है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, हाँ ये आपका इसका परफेक्ट आंसर है। क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल से जो आपका इन और आउट होता है वाटर, ठीक है। आपको पता है टर्जिट और आपका ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लैसिड आपका डिपेंड करता है वाटर पे, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करें। फिर तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टिमुलस ऑफ लाइट, नहीं, लाइट से तो कोई मतलब ही नहीं। डिफ्यूजन ऑफ CO2 इन एंड आउट, हाँ ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर ये आपका बी नंबर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स मेनली ऑन द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो आपका वाटर के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को टर्गर प्रेशर बोला जाता है, ठीक। जब आपका वाटर कम रहता है, जब वाटर कम रहता है तो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो भी आपका प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। जब वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल, व्हेन वाटर इंटर्स द गार्ड सेल, जब वाटर इंटर करता है गार्ड सेल में, द स्वेल ऑफ, आपको पता है जब आपका लिप्स, मान लीजिए कोई लिप्स है, ठीक है, ये लिप्स है, अगर इसमें आपका वाटर आपका इंटर करता है, तो वाटर जब इंटर करता है तो इसका जो आपका लिप्स का जो आपका लिप्स होता है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिट बोलते हैं, कॉजिंग द स्टोमेटा फोर टू ओपन। तो फिर इससे क्या होता है, जो आपका गार्ड सेल होता है इसके अंदर, अगर इसको लिप्स को अगर आप लोग जूम करिएगा तो इसमें जो आपका गार्ड सेल होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। कब, जब आपका क्या होता है, जब आपका पानी
अंदर जाता है, मतलब इंटर करता है, ठीक है, थ्रू गार्ड सेल, तो क्या होता है आपका, मतलब स्वेल कर जाता है, फूल जाता है और ये टर्जिड हो जाता है, ठीक है, कॉजिंग द स्टोमेटा पोर्ट टू ओपन, ये फिर क्या होता है, ओपन हो जाता है। व्हेन वाटर लिप्स द गार्ड सेल, जब वाटर मतलब लिप्स करता है, छोड़ देता है, दिस श्रिंक, फिर क्या हो जाता है, लिप्स फिर आपका फ्लैसिड हो जाता है, मतलब श्रिंक हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, ठीक है, फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है, इसको फ्लैसिड बोलते हैं हम लोग। उसको टर्जिड, जब वाटर भर जाता है यानी कि वो फूल जाता है, ये श्रिंक कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैसिड बोलते हैं। कॉजिंग द स्टोमेटा पोर्ट टू क्लोज, ये क्या कॉज करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, क्यों, ताकि पानी जो हो ज़्यादा वो एक्सेस में आपका इवापोरेट ना कर जाए, और जो पेड़ हो वो मतलब आपका ये ना हो जाए, फ्लैसिड ना हो जाए, मुरझा ना जाए, ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। मेन रीजन यही चीज़ है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन नाउ, तो पहला दोनों पता चल गया, जब एंटर करता तो गार्ड सेल ओपन हो जाता है, और फिर वाटर हो जाने, मतलब वाटर एंटर कर जाने से जो बिकम क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है आपका लिप्स, ठीक है, और सेकंड वाला में क्या, फ्लैसिड हो जाता है, पानी ज़्यादा एक्सेस अगर आपका ट्रांसफायरेट हो जाता तो उस टाइम क्या हो जाता है, आपका स्टोमेटा जो होता है वो जो गार्ड सेल होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। दस इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट फॉर द गार्ड सेल टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन स्टोमेटा। समझ में आ गया, इसका इमेज भी आप लोग देख सकते हैं, जब CO2 के कारण भी ऑन होता है, बट हम लोग मोर अप्रोप्रिएट वाटर को देते हैं, क्यों, इसके कारण आपका फ्लैसिड और टर्जिड होता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर पानी जब बाहर जा रहा है तो बंद हो जा रहा है, पानी जब अंदर जाएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, टर्जिड हो गया, फूल गया, और ये फ्लैसिड हो गया, मतलब पानी बाहर चल गया, एक्सेस पानी बाहर गया, तब ये क्लोज हो जाता है, जब पानी अंदर जाता तो ये ओपन हो जाता, तो इसके कारण ये क्या हो जाए, टर्जिड हो गया, फूल गया, ये क्या हो गया आपका, फ्लैसिड हो गया, मतलब मुरझा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन प्लांट्स इन द रोल साइटोकाइन, आपका कुछ हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में दिया हुआ, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है, किसमें मदद करता है, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन ऑफ शॉर्ट फॉर्मेशन प्रोमोट्स लेटरल बड ग्रोथ, ठीक है, ये मदद करता है वो सेल डिवीजन में। आपको पता है जितना अच्छा सेल डिवीजन होगा उतना प्लांट्स का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो आपका जो मेनली जो साइटोकाइनिन करता है, वो हार्मोन जो करता है वो आपका सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन एक्स्ट्रा चीज़ वो बता दे रहे हैं। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये सेल को इलॉन्गेशन करता है, एपिकल डोमिनेंस एंड बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, और ये फोटोट्रॉपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही प्लांट्स जो होता है वो सन की ओर अपना डायरेक्शन को ले जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, क्या बोला जाता है, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो क्या बोले, सेल का इलॉन्गेशन करता है, एपिकल डोमिनेंस एंड बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या होता है, आपका जो प्लांट्स का जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट्स है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट्स है, ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको एपिकल बोला जाता है। तो ये वाला पार्ट का जो डोमिनेंस होता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज होता है, वो किस लिए होता है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। फिर एक आपका जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन, ये स्टेम का इलोंगेशन करता है, ये जो स्टेम होता है इसका लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है, इसका लंबाई को बढ़ाता है, ठीक है। और रिमूव डॉर्फिज्म, और पेड़ को जो आपका डॉर्फिज्म होता है यानी कि बोनापन होता है उसको दूर करता है, और सीड को जर्मिनेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, सीड को जर्मिनेशन करता है, ठीक है। और क्या, प्रोमोट्स फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग को आने में मदद करता है। जर्मिनेट मतलब क्या होता है, सीड से पेड़, नया पेड़ बनना, ठीक है। फिर साइटोकाइनिन का तो देख लिया। फिर एब्सेसिक हार्मोन, ये एक नेगेटिव, ये तीनों हार्मोन जो है आपका पॉजिटिव हार्मोन है, मतलब कहीं ना कहीं प्लांट्स को मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है, उसके काम वर्क फंक्शन में। बट एब्सेसिक एसिड क्या होता है, ये आपको ये उसका नेगेटिव होता है, क्यों, ये आपका ग्रोथ को रोकता है, और स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। आपको याद रखना है, एब्सेसिक एसिड जो होता है, एब्सेसिक एसिड हार्मोन, ये क्या करता है, स्ट्रेस लाता है, ठीक है, और ग्रोथ को रोकता है, ये डॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो साइटोकाइनिन मेनली क्या होगा, प्रोमोट सेल डिवीजन, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। सब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। द एलईडी बल्ब 12 वाट एंड 6 वाट आर कनेक्टेड इन ए सीरीज इफ द करंट थ्रू 12 वाट, अगर इसको थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 2 LED 12 वाट एंड 6 वाट कनेक्टेड इन सीरीज इफ द करंट थ्रू 12 वाट एंड इतना, अगर मान लीजिए 12 वाट से इतना करंट जा रहा है, ठीक है, 0.6 थ्रू 6, तो इतना द करंट थ्रू 6 वाट, तो अगर 12 वाट से इतना करंट जा रहा है तो 6 वाट से कितना जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर जो आपका कनेक्शन है सर्किट का, वो कौन सा कनेक्शन में दिया हुआ, सीरीज में दिया हुआ, और सीरीज में जो करंट होता है वो हमेशा सेम होता है, और पैरेलल में जो आपका सेम होता है वो वोल्टेज होता है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, सीरीज में हमेशा करंट सेम होगा, और आपका वोल्टेज में क्या सेम होगा, आपका पैरेलल कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज सेम होगा, ठीक है, वो समझ में आ गया। बट यहाँ पर क्या पूछा, तो करंट, तो करंट सीरीज में है तो मतलब 0.6 इसका आंसर होगा, 0.66 एम्पीयर, बी नंबर है इसका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, बी नंबर है। क्यों, देखिए इन ए सीरीज सर्किट द करंट थ्रू ऑल कंपोनेंट इज सेम बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ द करंट, क्योंकि वहाँ पर ओनली वन पाथ होता है फ्लो, देयरफॉर द करंट थ्रू द 6 वाट बल्ब विल बी द सेम एज द करंट थ्रू द बल्ब, मतलब जितना करंट 12 वाट्स बल्ब से जा रहा है उतना ही करंट 6 वाट बल्ब से जा रहा है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में रहता है, ठीक है। और आपका पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग, आपको पता है कोई अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग, द करेक्ट पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट के, अगर किसी मतलब वायर में अगर सर्कुलर लूप वायर में अगर करंट मूव कर रहा है तो आपको पता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है आपका करंट कैरिंग वायर में, लूप मतलब क्या, सर्किल मतलब एक लूप बनाया जाता है आपका। ठीक है, सर्कुलर लूप बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको 3D मॉडल्स, ठीक है, इस तरह से। तो वही चीज़ यहाँ पर अगर एक सर्कुलर लूप बनाया गया उसमें करंट का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आपको पता है जो आपका जो पॉइंट मतलब आपका जो बीच होता है मिड पॉइंट से, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। क्या होता है? स्ट्रेट होता है। ठीक है, बीच में जो आपका साउथ से नॉर्थ होता है, आपको पता है ऐसे अगर बार मैग्नेट को हम लोग लेते हैं, जो आपका डाइपोल होता है, तो आपका बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ आता है, इसीलिए इसके अंदर भी क्या होगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा। ठीक है, और बाहर में नॉर्थ से साउथ। देखिए ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ठीक है, और ये भी नॉर्थ। ठीक है, तो अंदर में क्या हो रहा है आपका, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? साउथ से नॉर्थ। तो उसी तरह आपका इसमें आपको फिगर में क्या बोल रहा है, किस तरह का डायरेक्शन होगा। तो आपको पता है साउथ से आपका डायरेक्शन जो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहाँ एंटी क्लॉकवाइज, कहीं दिख रहा है आपको? हाँ देखिए, क्लॉकवाइज, सॉरी, साउथ से जो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अगर इसको हम लोग जानना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, आपको कौन सा आपको यूज़ करना होगा, करंट को जानना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अगर राइट हैंड थंब रूल को हम लोग रखेंगे तो आपका जो इसका डायरेक्शन होगा, अगर इस जगह पर हम लोग रखेंगे तो इधर इसका डायरेक्शन होगा, इधर इसका डायरेक्शन, इधर इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल थोड़ा समझाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये 3D इमेज होना चाहिए इसके लिए, तब हम इसको समझा सकते थे लाइव क्लास में। ठीक है, तो इसको फिगर से आपको समझना होगा। तो इसका साउथ में क्या होगा, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और नॉर्थ में इसका जो इनक्लोज आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लोज कर्व होता है। देखिए ये क्लोज कर्व हो गया, बट आपका जितना जितना दूर जाइएगा उसका जो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा। ठीक है, और नॉर्थ में क्या हो रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर नॉर्थ है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए, तो इसका जो नॉर्थ में क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ में आपका एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या, साउथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चल सकता है, राइट हैंड थंब रूल से। अगर किसी सर्कुलर लूप करंट, मान लीजिए आप अगर घर में इसका प्रैक्टिकल करना चाहते तो प्रैक्टिकल क्या आपको समझना है, तो एक किसी वायर को आप उसको सर्कल बना लीजिएगा, उसका सर्कुलर लूप बना लीजिएगा, फिर उसको आप राइट हैंड थंब रूल रखिएगा। एक केस में आपको इनवर्ड दिखेगा और एक केस में आपको आउटवर्ड दिखेगा। तो जो आपका साउथ, आप मान लीजिए वो आपके जो आपके लिए साउथ होगा उसमें आपको दिखेगा क्या, क्या दिखेगा आपको, जो आपका क्लॉकवाइज होगा, जो आपका क्या होगा, आउटवर्ड होगा, जो आपका जो इधर आपका नॉर्थ होगा वो आपका इनवर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह का डायरेक्शन बनाया जाता है, और यहाँ पर इसीलिए ये सर्कल बन जाता है क्योंकि ये क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं लूप बनाएगा, ये भी कहीं ना कहीं लूप बनाएगा, ये भी कहीं ना कहीं लूप बनाएगा, ये भी जो क्या होगा, कभी वो मीट नहीं करेगा। ठीक है, वो आपका लूप बनाएगा। देखिए क्लोज कर्व बनाएगा, देखिए ये भी कहीं ना कहीं मीट करेगा, कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस इमेज को अगर क्लियर से मिटा दे रहे तो इस तरह का होगा, ये भी कहीं ना कहीं मीट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ क्या लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटर्स फ्रॉम द साउथ पोल एंड एग्जिट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। साउथ पोल से इंटर कर रहा है और एग्जिट कहाँ कर रहा है, नॉर्थ पोल में। और इसका बीचों बीच जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी आपका जो जितना पोल के नज़दीक जाएगा वो कर्व होते जाएगा। ए सर्कुलर कोइल दैट कंडक्ट करंट हैज कर्व लाइन एट स्ट्रेट लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर एंड कंसेंट्रिक सर्किल एट द कॉइल टू अपोजिट। ये कंसेंट्रिक सर्किल आपको जो दिख रहा है एकदम क्या पे, कोर पे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड द अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर दो केस बनता है, एक आपका वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है, और एक करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट। ठीक है, तो वोल्टेज कांस्टेंट का केस में क्या होता है, इस ये जो आपका एनसीईआरटी में बोला गया ये वोल्टेज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बोला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा और करंट कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं यहाँ पर दो फार्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका एक आपको पता है एच बराबर क्या होता है आपका, एच बराबर क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर टी होता है। और आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं हम लोग, वी इक्वल टू आई आर। तो एच बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग निकाल सकते हैं वी बाई आर इक्वल टू आई। तो वी बाई आई तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो आर से एक आर कट गया, मतलब क्या होगा, एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। जब वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, करंट कांस्टेंट रहेगा तो वो आपको बता रहे। तो आपको क्या बताया गया था यहाँ पर, आर को हाफ किया गया, तो एच वी स्क्वायर, आर को हाफ किया मतलब आर बाई टू इंटू टी। तो ये टू ऊपर चल जाएगा, एच बराबर टू इंटू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, एच डैश हम लोग जो एच डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एच डैश क्या हो जाएगा, ये आपका किसके बराबर होगा, एच के, ओरिजिनल एच के बराबर हो जाएगा, टू एच, मतलब कितना गुना हो गया, डबल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, टू टाइम्स। क्या होगा, टू टाइम्स। बट इन कांस्टेंट करंट, अगर कांस्टेंट करंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट अगर करंट रहता तो उस केस में क्या होता, उस केस में अगर होता आपको पता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर आर को आधा किया जाता, अगर आर को आधा किया, आर बाई टू इंटू टू एच डैश। ठीक है, एच बराबर आई स्क्वायर, ठीक है, आर टी,
यहाँ पर आगे में 2, तो ये इसका आधा हो जाता, तो ये क्या हो जाता, हाफ हो जाता। बट इस केस में क्या बोला आपका, क्या बोला, वोल्टेज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस केस में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। ये कन्फ्यूजन हुआ था सबको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू इसका सीबीएसई जो इसका आंसर दिया वो क्या था, 2 टाइम्स, क्या था, 2 टाइम्स, ये वाला ये करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था। किसको कांस्टेंट रखा था, वोल्टेज को, और यहाँ पर अगर करंट को कांस्टेंट रखते तो इसका क्या हो जाता, हाफ हो जाता आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। आपका असर्शन और रीजन से बेस्ड है क्वेश्चन, उसको हम लोग देख रहे हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर, हाँ आपका क्विकलाइम जो होता है वाटर का, जिससे जिससे चूना होता है, जिसको चूना बोलते हैं, ये H2 के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में बहुत सारा क्या निकालता है, एनर्जी निकालता है, हीट निकालता है। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, हाँ ये एकदम सही है, एक्सोथर्मिक। क्विकलाइम रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट, हाँ दोनों सही है। तो ए और आर भी सही है, और ये वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट हो, दोनों, मतलब रीजन भी सही है। मतलब इसका कौन सा आंसर सही होगा आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर इज द करेक्ट, हाँ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही होगा, ठीक है, ए नंबर। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन इफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैक आइज एंड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, देन द कलर ऑफ आइज ऑफ द प्रोगनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन बीबीबी और ब्लैक ओनली, हाँ। फिर रीजन द ब्लैक कलर ऑफ द आइज डोमिनेटेड, हाँ देखते हैं हम लोग, ये आपका 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 जेनेटिक्स वाला चैप्टर से है, ठीक है, हेरिटेज एंड जेनेटिक्स। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एक पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देन द कलर ऑफ द आई ऑफ द प्रेग्नेंसी, मतलब जो बच्चा होगा उसमें क्या कौन सा कलर होगा, सिर्फ ओनली ब्लैक होगा, नहीं गलत होगा, क्यों, क्योंकि आपको जो ब्लैक कलर ये किसके लिए था, बी जो है ये ब्लैक कलर के लिए दिखा रहा है, ब्लैक आई के लिए, और छोटा स्मॉल भी, ये तो आपका कैपिटल भी हो गया, जो डोमिनेंट है ये क्या डोमिनेंट है, और ये जो स्मॉल भी है ये किसके लिए दिखा रहा है, आपका ब्राउन आइज के लिए दिखा रहा है, किसके लिए, ब्राउन आइज के लिए दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए दिखा रहा है, ब्राउन आइज के लिए, ठीक है, ब्राउन आइज के लिए दिखा रहा है, ठीक है। ये भी तो आपको किस तरह का ये मिल रहा है, आपको देखिए बीबी मिल रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ये बीबी देखिए, इसमें दोनों बीबी है, दोनों ट्रेड्स क्या है, बीबी है, मतलब इसमें ब्राउन मिलेगा और बीबी, इसमें तो ब्लैक ही मिलेगा क्योंकि डोमिनेंट है। तो यहाँ पर ओनली ब्लैक नहीं होगा, यहाँ ब्राउन भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि वहाँ दोनों ट्रेड्स क्या है, बीबी है, मतलब ये क्या है आपका ब्राउन भी है। तो ये आपका जो एसर्शन है वो गलत है। रीजन द ब्लैक कलर ऑफ आई डोमिनेट्स, द ब्लैक कलर ऑफ आई इज डोमिनेटेड, हाँ ये डोमिनेट है, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये आपका एसर्शन 1 सही गलत है, बट आपका जो आर है वो सही है, रीजन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पर क्या होगा, ए इज ट्रू, क्या बताया, नहीं ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब इसका आंसर जो होगा आपका डी नंबर होगा, क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देख रहे हैं यहाँ पर, ब्राउन साइज विल रिजल्ट फ्रॉम बीबी कॉम्बिनेशन ड्यू द डोमिनेंस ऑफ द ट्रेड ब्लैक आइज, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, हाँ आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर एक विलाई पाया जाता है लास्ट में, ठीक है, उसमें भी 3 पार्ट होता है, ड्यूटेनम, ज्यूजेनम और इलियम। तो वहाँ विलाई पाया जाता है, जो क्या करता है आपका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो ब्लड में मिला देता है, और वो क्या होता है आपका हर एक और टारगेट ऑर्गन तक वो ब्लड न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन को लेके जाता है, ठीक है। और रीजन क्या बोल रहा है, द विलाई हैव ए लार्ज सर्फेस एरिया टू हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट, हाँ कंप्लीटिंग द डाइजेशन इन फूड, ये नहीं करता है, बोल सकते हो हेल्प करता है, लेकिन वो किसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, न्यूट्रिशन को। बट रीजन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस विलाई हैव ए लार्ज सर्फेस एरिया, हाँ लार्ज सर्फेस एरिया तो लार्ज होता है, टू हेल्प ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन इन फूड, नहीं ये कंप्लीटिंग डाइजेशन फूड नहीं करता है, ये कंप्लीटिंग तो ये नहीं करता, ये बस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ये ब्लड के थ्रू ले जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर आपको दिनर, हाँ ये पहला मन सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिच इन ब्लड होता है, मतलब बहुत ब्लड होता है ताकि ब्लड में क्या मिल पाए, न्यूट्रिशन मिल पाए, ठीक है। तो इसका अगर इमेज को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिए ये होता है विलाई आपका, ये पूरा क्या आपका विलाई, ये पूरा देखिए कैसा दिख रहा है 3D में, ये पूरा एब्जॉर्ब करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है जी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है बताइए, उस फूड मटेरियल से, ठीक है, जो डाइजेशन के बाद इसके पास आता है, और फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ ब्लड आता है, ब्लड में ये चीज़ न्यूट्रिशन जो होता है जिसको एब्जॉर्ब किया वो इसको दे देता है, ये जैसे कितना बड़ा एरिया है उसका देखिए, ठीक है। फिर वो जो ब्लड इंटर कर रहा है उस ब्लड में इसको दे देता है न्यूट्रिशन को, फिर वो ब्लड क्या करता है, जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक, किसको लेके, न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, ये आपका विलाई, ये विलाई है, पूरा विलाई है, पूरा एब्जॉर्ब करता है फूड को, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये भी द विलाई है लार्ज सर्फेस टू हेल्प स्मॉल टू, हाँ ये आपका आर जो है ये गलत है, कंप्लीट ये पूरी तरह से सही है। देखिए द रीजन इज नॉट फुली एक्यूरेट, इट इज नॉट हेल्प टू डाइजेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, डाइजेशन मेनली अकर्स ड्यू टू द एंजाइम्स, डाइजेशन क्यों होता है एंजाइम्स के लिए, वाइल विलाई हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जबकि विलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, न्यूट्रिशन का, ठीक है। ये भी देखिए विलाई सर फिंगर लाइक, इसको दिखा दे इसका इमेज, ठीक है, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर था, देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पूरा, ये पूरा फिंगर आपको मिटा के भी इरेज करके दिखा दे रहा है, देखिए पूरा फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, फिंगर्स लाइक, पूरा फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर, देखिए इसका किस तरह से जूम आउट किया गया, पूरा ये विलाई है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको।
तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ए इज शुरू मतलब क्या यहाँ पर लिखा सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इनर लाइनिंग ऑफ इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन द आर्टरीज दैट कैरी द एब्जॉर्ब फूड टू एवरी सेल इन द बॉडी एंड एबिलिटी क्या कर रहा है यहाँ पर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब करता है द आर्टरीज दैट कैरी दैट एब्जॉर्ब फूड टू एवरी सेल, फिर एवरी सेल ये ले जाता है, ठीक है, एविडेंटली सप्लाई टू द विलाई। आ गया समझ में आपको ये वाला क्वेश्चन। तो आपको क्या होगा इसका आंसर आपका ए इज करेक्ट और आर इज नॉट फुली का मतलब इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ का ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। या फिर हम लोग दोनों, अगर इसको हम लोग दोनों नहीं बोल सकते क्योंकि डाइजेशन कंप्लीटिंग नहीं करता, ठीक है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। दिस विल आई हैव लार्ज सरफेस एरिया, हाँ ये सही है। टू हेल्प स्मॉल इन नहीं ये नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो उसका 20 नंबर क्वेश्चन क्या, ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस फॉलो व्हेन प्लेस, हाँ अब कभी भी अगर किसी वायर में अगर करंट मूव कर रहा है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर उसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कौन बताया था, लोरेंस बताया था, और उसको इक्वेशन भी दिया था, जो एफ होता है वो बी आई एल होता है, बी फॉर मैग्नेटिक आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ होता है ये वायर, ठीक है। ये बिल बताया, ये लॉरेंस फोर्स बताया था, और ये कौन सा थंब से बताया था आपको, कौन सा लेफ्ट हैंड, आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कौन बताया था, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड आपको पता ही है, 3 फिंगर होता है, तीनों के बीच में परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, ठीक है। आपका ये थंब होता है, ये आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, ये इंडेक्स फिंगर होता है, ये मिडिल फिंगर होता है, ठीक है। ये तीनों के बीच में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, किसका डायरेक्शन होता है, आपका फोर्स का डायरेक्शन होता है, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी का डायरेक्शन होता है, और ये आपका करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस डायरेक्शन मैग्नेट क्या करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस मैग्नेट टू द, हाँ ये जब परपेंडिकुलर होता है मतलब इन तीनों के बीच में कैसा बनता है आपका ये 3D फिगर, मतलब ये आपको नहीं समझेगा, प्लेन से बाहर जा रहा है और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब आपका क्या होता है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, द नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, हाँ नेट चार्ज भी क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज ये दोनों आपका इक्वल होता है, जितने पॉजिटिव होता है मतलब नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। बट ये एक्सप्लेनेशन ये सही नहीं है, उसके कारण ये नहीं होता एक्चुअली। ये क्या होता है आपका, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वो एक फोर्स को फील कर पाता है, फील करता है, कब फील करता है, जब तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मान क्या होगा इसका, ए इज एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, मतलब बी नंबर होगा, ठीक है। ए एंड आर इज आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और बी, मतलब ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा वो बी नंबर होगा। इसका क्या होगा आपका, थोड़ा देर पहले हम लोग देखें आपका ए इज आर इज ट्रू, ए एंड आर इज ट्रू नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। उसमें कौन सा क्वेश्चन था वो आपका 19 नंबर में, वो कैसा होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, उसके बाद ये खत्म हो गया लेक्चर, ठीक है। उसके बाद देख लेते एक बार। हाँ हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है।